रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठना ए बीएससी एग्रीकल्चर के मुसाफिरों, आपको आपकी मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, दमदार दमदार इस जीरो टू हीरो सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी हाँ, जीरो टू हीरो सीरीज। मैं जानता हूँ आप सभी मेरे एग्रीकल्चर वाले साथी हैं और एग्रीकल्चर वाले साथियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैथ वीक होना। लेकिन अब इस कमजोरी को हम ताकत बनाएंगे इस कमजोरी को कैसे? जीरो टू हीरो सीरीज में। जी हाँ, बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेम फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं, फर्स्ट ईयर के जो मेरे साथी हैं, उनकी डिमांड थी कि सर आप मैथ की क्लास लगाओ, तो आपके लिए मैं पेश हूँ। आज मैथ की क्लास शुभारंभ कर रहा हूँ, प्रारंभ कर रहा हूँ। और इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं अपने सिलेबस में। 6th ग्रेड के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं अपने सिलेबस में। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इसका कितना वेटेज है। वेटेज बताने के बाद, नॉर्मल परिचय के बाद हम मैट्रिक्स से आज शुरू करेंगे। मैट्रिक्स की कुछ बेसिक बातें, मतलब मैट्रिक्स का आज आप मान के चलो 20%, 5 से 7 नंबर का पोर्शन आज हम क्लियर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद पर डे हम क्लास के माध्यम से आपके तमाम टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। एक चीज मैं यहाँ से आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये मैथ जो है ये इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स है, यानी कि आपको केवल मैथ से परिचय होना है। इसमें आपके 100 में से 100 नंबर का पेपर होगा, टोटल 100 नंबर का जो पेपर होगा, इस 100 में से आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं। पासिंग मार्क्स 50 मान लो आप, ठीक है। यानी कि इसमें आप 99 स्कोर करोगे तो भी आप पास गिने जाओगे, और 51 स्कोर करोगे तो भी आप पास गिने जाओगे। इन मार्क्स का आपकी ओजीपीए जो ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है, उनमें कोई भी रोल नहीं है। आपके वहां केवल और केवल इनका रोल है तो कहाँ पे है? पास में या फिर फेल में, बैक में या फिर क्लियर में। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पे आपको केवल पासिंग मार्क्स के जितना पढ़ना है। अब कैसे पढ़े, कितना पढ़े, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं मैथ के टॉपिक की बात करता हूँ। कौन कौन से टॉपिक हैं आपके पास? सबसे पहला टॉपिक आता है फंक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं फलन। क्या बोलते हैं? फलन बोलते हैं मेरे साथी। क्या बोलते हैं? फलन। ये 2 नंबर का टॉपिक है, केवल 2 नंबर का टॉपिक है आपके पास। अब ये जो 2 नंबर का टॉपिक है फलन वाला, इसके बाद आपके एक टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन। जी हाँ, इसको हम बोलते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं इसको। जो 12th मैथ वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिनके 11th में मैथ होती है, 12th मैथ में ये टॉपिक आता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड है, एकदम इजी है। मैं भी हूँ और एक और आपके धर्मेंद्र सर आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, वो भी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, मैथ की क्लासें लेंगे, ठीक है। और बढ़िया तरीके से मजे से हम इन क्लासों को देखेंगे। बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, इस मैथ से दोस्ती करेंगे, ठीक है। पुरानी दुश्मनी को हम भूल जाएंगे, ठीक है। ये जो अवकलन वाला टॉपिक होगा मेरे दोस्त, ये होगा 31 नंबर का। अब यदि मैं कह रहा हूँ कि कोई टॉपिक 31 नंबर का है, अपने पास पासिंग मार्क्स 50 है, अपने को टारगेट, हालांकि अपन 60-70 का टारगेट रखेंगे, कुछ एक होता है ना, मार्क्स से आ जाता है या ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो अपन पासिंग मार्क्स के हिसाब से ये टारगेट लेके चलेंगे। 31 है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है टॉपिक, ठीक है। तो इसको तो अपन क्लियर करेंगे ही करेंगे। अवकलन 31 नंबर का टॉपिक हो गया। आगे है इंटीग्रेशन, 26 नंबर का टॉपिक है। कितने का है? 26 नंबर का। इसको बोलते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं मेरे साथी? समाकलन बोलते हैं। 26 नंबर का समाकलन हो गया, 31 नंबर का अवकलन हो गया, ठीक है। इन दोनों टॉपिक के बाद नेक्स्ट आता है अपने पास लिमिट। क्या आता है? लिमिट, सीमा। इसको क्या बोलते हैं? सीमा। अब कोई नहीं सोचेगा सीमा हैदर का, मैं बात कर रहा हूँ अपने टॉपिक की, ठीक है। सीमा, ठीक है। ये सीमा पाकिस्तान वाली नहीं है, लेकिन ये आपकी मैथ वाली सीमा है, और ये हो जाएगी 12 नंबर की। कितने नंबर की हो जाएगी भाई? 12 नंबर की हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, ठीक है। और इसको क्लियर भी करेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये एक टॉपिक आएगा जिसको बोलते हैं न्यूनतम व अधिकतम। फास्ट लिख रहा हूँ तो राइटिंग का इश्यू रह सकता है, ऐसा कुछ हो तो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान भी दे दिया करो, कुछ शब्दों को सुना भी करो ताकि क्लियर रहे, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा का 9 नंबर का टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद मैट्रिक्स वाला जो टॉपिक है, इस मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। क्या बोलते हैं? आव्यूह। क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम वाले साथी हैं, उनका कमेंट आता रहता है सर हिंदी में भी बताओ, हिंदी में भी, ठीक है। तो अब हिंदी में भी कंटिन्यू रखेंगे। मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं आव्यूह। क्या बोलते हैं? आव्यूह, ठीक है। और एक है डिटरमिनर्स, इसको क्या बोलते हैं? सारणिक बोलते हैं मेरे साथी,
सारणिक, क्या बोलते हैं, सारणिक। ये दोनों टॉपिक मिला के 30 नंबर के। सर दोनों टॉपिक मिला के क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स का छोटा भाई है कौन? डिटरमिनर्स। अवयव का छोटा भाई कौन है? डिटरमिनर्स है। ठीक है, अब ये इन 30 नंबर में से अगर मैं मैट्रिक्स को कहूं कितने नंबर का होगा? 21 से 23 नंबर का आप इसमें मैट्रिक्स को मान लो। इन दोनों टॉपिक को अगर मैं 30 नंबर का कह रहा हूं तो इसमें से जो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स अकेला 21 से 23 नंबर का हो जाता है। ठीक है, फिर जो दूसरा टॉपिक है डिटरमिनर्स, ये 5-7 नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं, वो आपको क्लियर कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक आता है स्ट्रेट लाइन। कौन सा आता है? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। ये आता है 14 नंबर का टॉपिक। कितना नंबर का? 14 नंबर का। ये बात होगी सिलेबस की। मैथ की यूट्यूब पर इतनी सारी क्लासें हैं, बीएससी एग्रीकल्चर मैथ की भी खूब मिल जाएगी। एक ऐसी पर्टिकुलर क्लास बता दो जिसमें ऐसे पहली क्लास में आपको इंट्रोड्यूस करवाया हो कि ये आपका सिलेबस है, सिलेबस में ये टॉपिक है। तो मेरी रणनीति ये है कि मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप, और ये चीजें भी किसी ने नहीं की है। ये जो मैंने अभी कहा ना, आपके 100 में से 50 पासिंग मार्क्स है, आपको उतना ही करना है जितने में अपन पास हो जाए। क्योंकि 99 लाओगे तो भी उसकी कोई वैल्यूशन नहीं है आपके डिग्री में, उसका कोई ओजीपी में रोल नहीं है। यदि ये चीज मैं कह रहा हूं तो इस चीज को समझो, ये चीज हर कोई नहीं बताता है। ठीक है, एग्री करियर इंस्टीट्यूट में आपको ऐसी एडिशनल जानकारी मिलती है जो आपके लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अपन शुरू करते हैं गजानंद जी भगवान का नाम लेके अपने पहले टॉपिक को। बोलो श्री गणेशाय नमः, सब बोल देना कमेंट में श्री गणेशाय नमः। और अपने पहले टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। पहले टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स। कौन सा? मैट्रिक्स। ये वही मैट्रिक्स है जो हमने मैट्रिक्स और डिटरमिनर्स मिला के कितने नंबर का कहा? 30 नंबर का। और ये इतना मजेदार टॉपिक है, इतना अच्छा टॉपिक है। इसके साथ जब आप इससे मिलोगे तो इससे बातें करने में, इससे गप्पे लड़ाने में, इससे गपशप करने में आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक्स। क्या नाम है? मैट्रिक्स। सर जी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भाई साहब इसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। क्या बोलते हैं मेरे भाई? आव्यूह बोलते हैं, आव्यूह। बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, निश्चित रहिए। आप सही प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, आप सही कंटेंट के साथ जुड़े हैं। आपकी जो डिग्री है या आपकी जो मैथ है वो यूं क्लियर हो जाएगी, हंसते हंसते आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। बस लोड नहीं लेना है, मजे से देखना है। आव्यूह, पहला टॉपिक है आव्यूह, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? क्योंकि कोई भी चीज हम पढ़ते हैं सबसे पहली चीज, और ये परिभाषा आती है, कई बार आती है, व्हाट इज मैट्रिक्स। अगर आपको पूछ ले व्हाट इज मैट्रिक्स या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह क्या है, आव्यूह को परिभाषित कीजिए। देखना ये सवाल आपको मिलेगा, क्विज में मिल सकता है, क्विज में नहीं मिला तो मिड टर्म में तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, आव्यूह क्या है। तो मैं यहाँ आसानी से आपको पहले इंग्लिश मीडियम वालों को बता देता हूँ कि रेक्टेंगल स्ट्रक्चर ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी कि संख्याओं की आयताकार संरचना, इसको हिंदी में बोलेंगे संख्याओं की आयताकार संरचना। जी हाँ साथियों, जब आप छोटी क्लासों में थे तो आपने नाम सुने होंगे दो। एक तो आपने नाम सुना होगा आयत। क्या नाम सुना होगा? आयत। एक आपने नाम सुना होगा वर्ग। ये दो शब्द, कोई बात नहीं सुना है, कुछ ऐसे मेरे जैसे होंगे जिन्होंने कहा सर सुना तो था लेकिन भूल गए, कोई बात नहीं, अब वापस यहाँ याद कर लेते हैं। वर्ग तो वो चीज होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। याद नहीं रखना है, बेसिक चीज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अपने पास यहाँ एक शब्द आएगा, जब मैट्रिक्स की परिभाषा लिखेंगे तो एक शब्द आएगा आयताकार। क्या शब्द आएगा? आयताकार। संख्याओं की आयताकार संरचना को मैट्रिक्स कहते हैं। आयताकार वह संरचना होती है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयताकार एक ऐसी संरचना होती है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजा अगर किसी संरचना में आपको बराबर दिख रही है तो आप उसको आयताकार कहेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले उसको रेक्टेंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? रेक्टेंगल कहेंगे। इसी के साथ ये चीज क्लियर होते ही आपके दिमाग में नेक्स्ट सवाल आता है आयताकार संरचना कैसे। तो देखो, मैंने कोई संख्या लिखी 5 7 9 2 8 -3, अच्छा ये -3 वाला भी छोड़ो, 2 1 4 और 6। ये मैंने एक 4 संख्या ऊपर लिखी, 4 नीचे लिखी। अब यदि मैं इनका क्रम देखूं
मैं इनका क्रम देखूं तो आप देखो 5 2 इस प्रकार स्ट्रेट है, ठीक है। फिर आगे जाओ, इस प्रकार से है, आगे जाओ, इस प्रकार से है, और ये इस प्रकार की संरचना बना रहे हैं। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। अगर चारों भुजाएं समान होती तो मैं उसको वर्गाकार बोलता, और उसको हम मैट्रिक्स में सम्मिलित नहीं करते, क्योंकि मैट्रिक्स की परिभाषा ही क्या बन रही है। मैं लिखाऊंगा, आपको पूरा लिखाऊंगा, अभी आपको लिखने की जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर मैं आपको बोलूंगा, आप लिखेंगे साथ साथ और मैं भी यहाँ पे लिख दूंगा ताकि आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। मैंने कहा ये जो कॉलम है, ये जो एक बॉक्स है, ये जो एक बॉक्स है, इसमें आप देखो इस संख्याओं को अगर आप इस प्रकार से देखोगे तो आपको दो प्रकार की संख्याएं दिख रही हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे। अब यदि ये ऐसी संरचना बना रहे हैं जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर है, तो वो क्या है, मैट्रिक्स है। ये क्या है, मैट्रिक्स है। अब मैं ये चीज लिखा लेता हूं पहले, उसके बाद आगे की बात करता हूं। सबसे पहले आप लिखेंगे मैट्रिक्स, हेडिंग डालेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। हेडिंग क्या डालेंगे, मैट्रिक्स। हिंदी में लिखेंगे अवयव, क्या लिखेंगे भैया, अवयव लिखेंगे, ठीक है। लिख दीजिए अवयव, लिख दीजिए अवयव, लिख दिया। अब हम सबसे पहले इसकी लिखेंगे परिभाषा। सर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हाँ है तो हम हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में मैंने बोल दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले साथ साथ, इंग्लिश मीडियम वाले टैलेंटेड होते हैं, मैं हिंदी मीडियम वालों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले टैलेंटेड होते हैं ना, मैं इंग्लिश मीडियम वालों को घी लगा रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले टैलेंटेड होते हैं, इसका मतलब इंग्लिश मीडियम वालों ने पहले कवर कर लिया है जब मैंने वो बोला है, और पहले मैंने उनके लिए लिख भी दिया है, ठीक है। परिभाषा, संख्याओं की आयताकार संरचना, संख्याओं की आयताकार संरचना अवयव कहलाती है। मैंने केवल 4 शब्द बताए हैं, कई क्लासों में आपको 2-2 3-3 4-4 लाइनें मिलेगी, कोई काम की नहीं है, वहां आप दिमाग लगाओगे उल्टा, ज्यादा लोड लोगे तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा। संख्याओं की आयताकार संरचना अवयव कहलाती है, अवयव कहलाती है। ये परिभाषा हुई। अब यहाँ पे मैं उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे कि एक संरचना हो गई 1 2 3, ये एक संरचना हो गई। यहाँ पे आप देखो ये आयताकार संरचना है, आमने सामने की भुजा समान है, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स हो गई, ये क्या होगी, मैट्रिक्स। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल 1 2 3, ये हो गया। इसमें भी आप देखो आमने सामने की भुजा बराबर है। दूसरा एग्जांपल ये हो गया। ये दोनों की दोनों क्या है, मैट्रिक्स। अब मैं सवाल करता हूं आपसे, एक क्वेश्चन लिखेगा आप लोग, निम्न में से मैट्रिक्स हैं, किस विकल्प में मैट्रिक्स हैं, किस विकल्प में मैट्रिक्स है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ए बी और सी सभी, ई ऑप्शन है ये। पहला ऑप्शन है कि ये, तो क्या ये आपको एक मैट्रिक्स दिख रही है? पहले आप एक बार दिमाग लगा दीजिए, अब मैं बोलता हूँ, अब मैं ही बोलूंगा ना, ठीक है। पहले आपको ये चीज दिख रही है, इसमें मैट्रिक्स दिख रही है, आमने सामने की भुजा बराबर है, ठीक है। इसमें दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। इसमें दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। लेकिन क्या आपको इसमें मैट्रिक्स दिख रही है? ये तो इस प्रकार की संरचना हो गई, तो ये एक मैट्रिक्स नहीं है। ए बी और सी ये तीनों एक मैट्रिक्स है, इसमें मैट्रिक्स नहीं है। समझ में आया क्या? बिल्कुल। ए बी और सी इन तीनों विकल्प में मैट्रिक्स है हमारे पास, लेकिन डी विकल्प में कोई मैट्रिक्स नहीं है। इतने इजी सवाल भी आते हैं। अब आपको इजी लग रहा है क्योंकि आपने सीख लिया है। अब अपन बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। यहाँ तक क्लियर हो गया? मिटा देता हूँ मैं, कोई अगर रह गया हो तो वापस बैक ले लेना, ठीक है। चलिए,
अब एक चीज आती है, 2 पॉइंट बता रहा हूं आपको, 2 पॉइंट बता रहा हूं, आप नोट करके लिखेंगे कि मैट्रिक्स में आप पहला पॉइंट नोट करके लिखेंगे, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर्स से लिखा जाता है। पहली चीज, कैपिटल लेटर जो है वो हिंदी वर्णमाला में नहीं होते, संस्कृत में नहीं होते, किस में होते हैं? इंग्लिश में होते हैं। आपने ए से जेड तक सभी ने बचपन में सीख ली, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, सबने सीख लिया, ठीक है। अब वहां पे 2 चीजें थी, एक तो कैपिटल वर्ड थे, एक स्मॉल वर्ड थे। ये अगर मैं लिख रहा हूँ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, आपको मैं वो चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस टाइप से आपने कुछ पढ़ा था क्या? हाँ सर पढ़ा था। तो ये जो है ना कैपिटल लेटर्स, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जब भी आप कोई मैट्रिक्स लिखो तो अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर लो और उसको कैपिटल फॉर्म में लिख दो, पहली चीज। दूसरी चीज, मैट्रिक्स का सिंबल, मैट्रिक्स का सिंबल, सिंबल का मतलब हुआ साइन। मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं? सिंबल होता है ये, सिंबल क्या होता है? ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है ये, समझ में आ रहा है? ठीक है, मैट्रिक्स का सिंबल होता है ये। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण बता रहा हूँ, एग्जाम्पल, मुझे कोई मैट्रिक्स लिखनी है। अब मेरे को इतना पता चल गया मैट्रिक्स को हमेशा किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ एक मैट्रिक्स है ए बराबर, अब ए की जगह बी सी डी ई एफ जी, कोई भी वर्ड आप लिखो कैपिटल लेटर में, कैपिटल फॉर्म में कोई भी वर्ड लिखो, ठीक है। ए बराबर, अब ये सिंबल होता है, तो एक तो मैं ये लगाऊंगा, एक ये लगाऊंगा। अब 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स हो गई। यानी कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से लिखा, सिंबल लगा दिया, इस साइड भी इस साइड भी। ये सिंबल लगना जरूरी है और ये कैपिटल लेटर होना जरूरी है। इस बात का आपको थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल देख लो, मैं कह रहा हूं मैट्रिक्स बी बराबर 4 5 से 7 9, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स हो गई, ये आपके पास क्या होगी? मैट्रिक्स हो गई। एक मैट्रिक्स ये हो गई, एक मैट्रिक्स ये हो गई। 2 प्रकार से हमने मैट्रिक्स को देख लिया, 2 उदाहरण आ गए, ठीक है। मैंने आपको कहा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर लिखा। मैंने आपको कहा सिंबल ये होता है, यहाँ पे मैंने आपको सिंबल बताया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट है अपना रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताना भी। आप जो भी साथी देख रहे हैं, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताना भी। आपका रेस्पॉन्स हमें इंस्पायर करता है और क्लासेस लेने के लिए, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूं। आगे जो मैं बात कर रहा हूं वो है रो और कॉलम का, रो व कॉलम का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या है? आपने देखा कि जब आपने कोई मैट्रिक्स लिखी 2 3 4 5 से 7, इसको मैं -1 -2 इसमें ऐसा कुछ लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कौन सा है? रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट, रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट। मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी ए बराबर, ठीक है। अब आप देख रहे हो इस ए मैट्रिक्स में, क्योंकि ए है तो ए मैट्रिक्स बोल रहा हूं, ए मैट्रिक्स में कुछ संख्या तो आपको इस फॉर्म में दिख रही है, कुछ संख्या इस फॉर्म में दिख रही है, कुछ संख्या तो ऐसे सोई हुई है 2 3 4, ये इस टाइप में है ना, ये इस टाइप में है ना, सोई हुई है ना। और कुछ ऐसे हैं, कुछ अंक ऐसे हैं, स्तंभ की तरह है, कुछ अंक स्तंभ की तरह हैं और कुछ अंक ऐसे हैं। जो स्तंभ की तरह हैं उनको कॉलम कहते हैं, हिंदी में उनको स्तंभ ही कहते हैं, और शुद्ध हिंदी में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। यहाँ पे अपने पास जो 2 3 और 4 ये जो संख्या है ये अपने पास रो होगी। क्या होगी? रो। इसको बोलते हैं हिंदी में पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। संख्याओं की सोई हुई व्यवस्था पंक्ति अथवा रो कहलाती है। संख्याओं की सोई हुई व्यवस्था, इस प्रकार से जो व्यवस्था है या ये स्ट्रेट लाइन में जो व्यवस्था है, इसी को अपन कहते हैं रो या पंक्ति।
एक आपके पास जो इस टाइप में मैं दूसरी मैट्रिक्स लिख रहा हूं, बी मैट्रिक्स बराबर 2 3 5 7 8 9। एक आपको जो इस प्रकार से 2 और 7 3 और 8 5 और 9 ये इस टाइप में जो दिख रहे हैं ये है कॉलम। इस टाइप में जो आपको ऊर्ध्वाधर दिख रहे हैं वो कॉलम है, इस टाइप में दिख रहे हैं वो रो है, इस टाइप में दिख रहे हैं वो कॉलम है, इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉलम। तो संख्याओं की क्षैतिज व्यवस्था, संख्याओं की क्षैतिज व्यवस्था क्या कहलाती है, कॉलम कहलाती है। हिंदी में क्या बोलेंगे सर, हिंदी में स्तंभ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्तंभ। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट इन्हीं पे आधारित आएगा, रो और कॉलम। रो और कॉलम के को जब हम गुणा करते हैं R इंटू सी जिसका फॉर्मूला होता है तो अपने पास ऑर्डर आता है मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो मैं बताऊंगा अगली क्लास में। आज मेरे पास कम टाइम है, ठीक है, जितना भी मेरे को टाइम मिला मैं आपके बीच उपस्थित हुआ, आपको थोड़ी सी जानकारी दी, इंट्रोड्यूस करवाया मैथ से और मैट्रिक्स का कुछ छोटा सा कंसेप्ट देखा। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया, एक चीज क्लियर कर लो कि जो संख्याओं की सोई हुई व्यवस्था है या लाइनिंग वाली व्यवस्था है वो अपने पास रो है, और संख्याओं की जो ऊर्ध्वाधर व्यवस्था है, क्षैतिज व्यवस्था है, खड़ी व्यवस्था है, उसी को हमने कॉलम का या स्तंभ का। ठीक है, इससे आगे अपन बात करेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, शानदार लगी होगी। कैसी लगी क्लास ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे आगे की बात करेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए एग्री करियर इंस्टीट्यूट जालोर के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।